औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ वसीम असद और आज जो है हमने आइन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, लफ्ज़ आइन जो है उसको पढ़ने से पहले हमें एटम का पता होना चाहिए। जो एटम होता है वही आइन बनता है। ठीक है, अच्छा, एटम पर अगर कोई चार्ज आ जाए तो तब आइन बनता है। एटम पर कोई चार्ज हो तो आइन, यानी कोई चार्ज पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या नेगेटिव चार्ज हो सकता है, तो वो क्या बनता है? आइन बनता है। ठीक है, तो ये मैंने प्रीवियस भी आपको बताया हुआ है कि एटम पर कोई चार्ज नहीं होता। ये आपको पता होना चाहिए कि एटम एक न्यूट्रल पार्टिकल है। जो आइन है, आइन वो एटम जो है ना उससे आइन बनता है। ठीक है, अगर किसी एटम पर हो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज उसे हम आइन कहते हैं। ठीक है, या इसकी डेफिनेशन ये भी है कि अगर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन दाखिल हो या खारिज हो तो उसे भी आइन कहते हैं। ये बड़ी अहम बात है, इलेक्ट्रॉन का दाखिल होना या खारिज होना। एक बात जहन में रखिएगा कि एटम पर कोई चार्ज नहीं होता। क्या है कि एटम पर कोई चार्ज नहीं होता। वजह कि इसमें एक जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर होती है। ठीक है, एटम पर कोई चार्ज नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर होती है। अब सवाल ये होता है कि मसलन जैसे कि ये एक एटम है, ये सोडियम का एटम है। ठीक है, इसे एलिमेंट भी कहते हैं कि इस पर इस वक्त कोई चार्ज नहीं है। अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है तो इस पर चार्ज आ जाता है। ठीक है, इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर कैसे निकला, क्यों निकला, ये नेक्स्ट हमने पढ़ना है और बड़ी तफसील के साथ पढ़ेंगे। अभी फिलहाल ये ज़हन में रख लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया है। ठीक है, पहले ये न्यूट्रल था, अब क्या इलेक्ट्रॉन निकल गया तो प्लस चार्ज आ गया। प्लस चार्ज क्यों आया, ये भी एक सवाल है। तो देखो ना, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तादाद बराबर है। अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया इसका मतलब प्रोटॉन की तादाद बढ़ गई। तो इसलिए क्या है कि सोडियम पर प्लस चार्ज आ गया। नेगेटिव चार्ज की मिसाल इस तरह से लेते हैं कि जैसे कि ये, ठीक है, यानी क्लोरीन जो है उसमें एक इलेक्ट्रॉन दाखिल हो गए। तो जो एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन अगर दाखिल हो या खारिज हो, ठीक है, या निकल जाए तो तब क्या है? आयन बनता है। अगर निकलता है किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन तो उस पर प्लस चार्ज आता है। अगर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन दाखिल होता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, जिस एटम पर आए पॉजिटिव चार्ज उसे हम कहते हैं कैटाइन और जिस एटम पर नेगेटिव चार्ज आए उसे हम कहते हैं एनाइन। अभी हम व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं, असल बुक वाली चीजें पढ़ते हैं क्योंकि पेपर जो है बुक में आना है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था। ये देखो, आइन जो है ये क्या है कि एटम का ऐसा मजमूआ जिस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज। आपको पता चल गया है कि एटम पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कब बनता है। अच्छा, या इसकी डेफिनेशन आइन की ये है कि किसी एटम में इलेक्ट्रॉन का दाखिल होना या खारिज होना क्या कहलाता है? आइन कहलाता है। आइन की दो किस्में हैं, कैटाइन और एनाइन। जिस एटम पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, जिस एटम पर पॉजिटिव चार्ज है तो कैटाइन, या किसी एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो उसे क्या बोलते हैं? कैटाइन। वैलेंस शेल जो है आखिरी शेल कहते हैं। ठीक है, किसी भी एटम का जो आखिरी शेल होता है वो वैलेंस शेल कहलाता है। वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो प्लस चार्ज आ जाता है ना। तो कैटाइन के दोनों डेफिनेशन आप कर सकते हैं। इसकी जो मिसाल है वो ये 3 मिसालें दी गई हैं कि हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, सोडियम में से और कैल्शियम में से 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल गए। इसी तरह एनाइन है कि जिस एटम पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है, जैसे कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये एनाइन है। तो या इसकी ये भी डेफिनेशन बन सकती है किसी एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन दाखिल हो। देखो ना, जब इलेक्ट्रॉन दाखिल होंगे किसी भी एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन दाखिल होंगे तो इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ जाएगी, प्रोटॉन की तादाद कम हो जाएगी, इसलिए उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। उसे क्या बोलते हैं? एनाइन बोलते हैं। और एनाइन की जो मिसाल है वो ये, क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन दाखिल हो रहा है, ऑक्सीजन में क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो दाखिल हो रहे हैं।
सो आज का जो आयन वाला टॉपिक है वो हमारा इधर ही एंड होता है। इसके बाद एक छोटा सा और टॉपिक है कि मॉलिक्यूलर मास। ये किसी भी एटम के जो कोई भी जो मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, उसमें जो एटम होते हैं उनके एटॉमिक मासेस का जो मजमूआ होता है वो मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। या फार्मूला मास भी दिया गया। मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास एक ही बात है। यहाँ पर वो ये बताता है मॉलिक्यूलर मास एक मॉलिक्यूल में मौजूद तमाम एटम के एटॉमिक मासेस का मजमूआ। मसलन पानी का मॉलिक्यूलर मास ये है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर मास है वो ये 44 एटॉमिक मास यूनिट है। ये इस तरह कैसे आता है ये अभी मैं आपको साबित करके देता हूँ कि जैसा कि हमारे पास H2O है, इसका जो मैस हमने मालूम करना है पानी का, तो ये आ जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन। यानी इस तरह मालूम करते हैं। H2O है ना, पहले 2 लिख देना है, फिर H लिख देना है और फिर प्लस हो गया और फिर ये ऑक्सीजन हो गई। अभी इसका जो एटॉमिक मैस है वो 1 है और इसका जो है वो 16 है। ये आप पीरियोडिक टेबल में चैप्टर नंबर 4 में देख सकते हैं, लेकिन ये हम बाद में पढ़ेंगे कि इसका आपको एटॉमिक मास की भी सही तरह से समझ आ जाएगी। तो लेकिन फिलहाल ये इतनी सी बात है कि ये 2 आ गया और ये 16 आ गया और ये 18 एटॉमिक मास यूनिट। यूं क्या है कि पानी के मॉलिक्यूलर मास, इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड हम निकाल लेते हैं कि इसका जो मास है वो ये है कि C प्लस ये ऑक्सीजन O2 है ना, तो ये 2 पहले ऑक्सीजन बाद में आ गया और कार्बन का 12 हो गया, ठीक है, इसका एटॉमिक मास ये 2 आ गया और इसका 16 है, तो सो ये 12 आ गया और ये 32 और ये 44 एटॉमिक मास यूनिट। यूं इनका मैस हम निकाल सकते हैं। इनका जो एटॉमिक मैस है पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हैं, पीरियोडिक टेबल में इनका एटॉमिक मैस जो है वो दिया गया है। आज के जो लेक्चर है वो हमारा इधर ही एंड होता है। आई होप यू विल एंजॉय दिस लेक्चर।